चलिए तब प्रारंभ किया जाए। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वद रुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे और अपने आप को स्वस्थ रखें, रोजाना योगासन करें, खूब व्यायाम करें जितना अपेक्षित हो, और अच्छा खाएं पिएं, क्योंकि महामारी के इस दौरान आपको जरूरी है कि ऐसा कुछ सार्थक प्रयत्न करते रहें कि जिससे किसी भी बीमारी की चपेट में ना आए। तो केवल पढ़ना ही नहीं, पढ़ने के साथ साथ और आपको क्या करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करें, अच्छा खान पान रखें, है ना, फल वगैरह ज्यादा से ज्यादा खाएं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए, हमारे कुछ मित्र लोग, एक आध फोन आया था कि वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं, तो अतः हम ये आप लोगों के लिए सूचना जारी करते हैं कि आप लोग अपना ख्याल रखें ज्यादा से ज्यादा और अपने से संबंधित लोगों का ख्याल रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हल संधि में रूप प्रकरण को पढ़ रहे हैं। आज फिर उससे लगातार पढ़ रहे हैं। कल भी हमने कुछ पढ़ा था जी, है ना, जिसमें काफी लोगों ने यह शंका की थी। जब हम संस्कृतम बनाए थे तो एक सकार वाला जो रूप बनाए थे, उस एक सकार वाले रूप में यह दिक्कत थी कि जब मकार का लोप हो जाएगा, सम के मकार का लोप, तो ये सूत्र तो ये करता है ना कि रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक होता है या अनुस्वार रू से पूर्व वर्ण को ही होता है। माँ का लोप कर दिया तो रू तो वहां आया ही नहीं, है ना, तो कैसे वो रूप बनेगा, इस प्रकार की शंका की थी। सूर्यकांत जी ने भी कही थी और पुष्कर तिवारी जी ने भी इसको रखा था। तो हमने जो समाधान दिया था आप लोगों को कि दरअसल वहां सूत्र में जितना है अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, इस रूप प्रकरण में रू से पूर्व इतना तो व्याख्यान वृत्तिकार का है, लेकिन पूर्व को होता है यह कार्य, है ना। किसको होता है ये कार्य? पूर्व को होता है। इसी प्रकार का व्याख्यान मित्रों भट्टू जी दीक्षित जी ने भी सिद्धांत कौमुदी में किया है। अतः हमने आपके अवलोकनार्थ उसका भी यहाँ पर आज स्क्रीनशॉट लिया कि आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि कल पुष्कर तिवारी जी हमें कुछ निराश दिखे इस प्रश्न को लेकर के। शायद वो समझ पाएंगे आज के ये बात दीक्षित जी ने भी कही है। दीक्षित जी ने कहा कि समोवा लोप में के इति भाष्य, और वो लिखते हैं आगे, लोपस्यापि रूप प्रकरणस्थत्वात् अनुस्वार अनुनासिकाभ्याम एक सकार रूपत्व, कि वह लोप भी दरअसल रूप प्रकरण का ही हिस्सा है। लोप भी जो हो रहा है ना मकार का, वो भी क्या है, रूप प्रकरण का ही हिस्सा है। अतः मकार रहे या फिर मकार न रहे, आप तो मकार के स्थान पर रू कर लो, है ना, तो उसका अस्तित्व रहे, या फिर म नहीं भी रहे, फिर भी आपको क्या करना है, अनुनासिक और अनुस्वार को यथावत करना है। ऐसा करने से ही क्या होगा, एक सकारम रूपद्वयम। देखो ये सब पंक्तियां लिखी हैं भट्टू जी दीक्षित जी की, सिद्धांत कौमुदी है इसी स्थल की। तो क्या कह रहे हैं, लोपस्यापि रूप प्रकरणस्तात् अनुनासिक अनुस्वाराभ्याम एक सकार रूपद्वयम, एक सकार वाले दो रूपों की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है ना पंतोला जी, आप समझ पा रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। पुष्कर तिवारी जी, समाधानम जातम, पुष्कर जी जुड़ गए हैं ना? जी जुड़ गए, कुछ कह रहे हैं, आवाज आपकी शायद आवाज नहीं आ रही है।
तो यही कल अपनी बात यहीं तक हुई थी, है ना, और आज इससे आगे बढ़ाते हैं, यही इसका समाधान है। ठीक है पुष्कर जी? जी भैया प्रणाम। हाँ, तो आपकी आवाज आज कम कम आ रही है। ये भैया, हाँ जी, हाँ जी। ये जो संस्कर्ता है ना, हाँ हाँ इसमें तकार को द्वित्व नहीं होगा क्या यहाँ? हाँ, अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी बात पूछ ली, जिसको मुझे कल बताना चाहिए था। तकार को द्वित्व भी हो जाएगा, पर वो द्वित्व वैकल्पिक है, एक बार कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। किससे होता है वो भूल गया मैं। अरे भूल तो मैं भी गया। हाँ, वो कोई सूत्र हो उसका द्वित्व का यहाँ कुछ था। क्या सूत्र है वो? अचोराभ्याम द्वे। अचौराह्याभ्याम द्वे। हाँ, हाँ अचोरहाभ्याम। देखो, बिल्कुल विद्वानों को याद है, चलो बहुत अच्छे। ये द्वित्व वाला भी रूप बन सकते हैं संस्कर्ता में। मतलब ये किस द्वित्व की बात कर रहे हैं पता है ना आपको मेधा जी? तकार के द्वित्व की। संस्कर रा के बाद जो ता है ना, वो किसी किसी पुस्तक में एक लिखा है, किसी किसी में दो भी लिखे हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, वहां पर समझ लेना है कि ये चूंकि तकार को द्वित्व वैकल्पिक होता है, इसलिए कहीं कहीं पर द्वित्व है, कहीं कहीं नहीं भी है। ठीक है सुमित जी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, ये कल की बातें हो गई। आज एक और, कल हमने एक ऋतु विधायक सूत्र पढ़ा था। उस सूत्र का क्या नाम था? समःसुटी। आज हम दूसरा ऋतु विधायक फिर से सूत्र पढ़ रहे हैं, पुमा खय्यम परे, और फिर तीसरा भी पढ़ेंगे। ठीक है? पुमा खय्यम परे क्या अर्थ है सूत्र का? सूत्र कहता है अम परे खई। अम परे खई अर्थात अम परक यदि खय परे है। देखो, ये परक वाली बात को हमने वहां पर समझाया था, आपको यदि याद हो तो। हेम परे वा, यवल परे यवला वा, वहां पर आपको ये बताया गया था। तो जी अम जी। परे खई का क्या मतलब है? मैं अब सूर्यकांत जी का परीक्षण करता हूँ। सूर्यकांत जी प्लीज आगच्छतु। अम परे खई का क्या अर्थ है? अम प्रत्याहार से कोई एक वर्ण और उसके बाद खय प्रत्याहार से कोई दूसरा वर्ण हो तो। ऐसा है? नहीं, अम परे खई का मतलब है ऐसा खय कि जिससे अम परे हो। खय खय के बाद अम हो, ऐसा कह सकते हैं ना? यस यस, यही कहना है सूर्यकांत जी। तो खई जो है वो सप्तमी विभक्ति के जैसा लगा हाँ, तो इसमें क्या करना है? अम परे खई। खई कैसा हो? अम परे हो। खई यहाँ पर क्या है? विशेषण, वो विशेष के रूप में है। ठीक है? अच्छा। हाँ, तो अम परे खई अर्थात खय प्रत्याहार। ये हम जो बात कर रहे हैं ना, अम या खय, ये सब प्रत्याहारों की बात कर रहे हैं। आपको प्रत्याहारों का आना कितना नितांत आवश्यक है, और आना नहीं, उस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए। महेश्वर सूत्रों का आपको अच्छा अभ्यास होना चाहिए जी। तो अम परक खय हो तो पुम के मां को रू हो जाता है। आइए हम करके देखते हैं। ये सूत्र क्या करता है? केवल पुम के मां को रू करता है। बहुत कम एरिया है इसका। इसने बता दिया कि मैं पुम के मां में ही लगूंगा बस। जैसे समासुटी कहां पर लगता है? सम में, जी। है ना? सम के मकार को रू करता है, सुट के परे रहते। इसी प्रकार से ये भी कहां लगेगा? केवल बहुत सीमित एरिया है इसका, कि पुम के मां को रू होता है, अम परक जब खय परे हो तो उमोह रू, है ना? उनके मां को रू कर देना है आपको। तो चलिए आइए उदाहरण में देखते हैं। पुम का मां है यहां पर, यस है। अब अम परक खय होना चाहिए। कोकिला, कोकिला में कौन कौन अक्षर है? पहले क है और फिर क्या है? ओ है। ओ है। अब ओ तो अम परे है, और खय खय कहां है आपका? क, क में है ना? तो अम परक खय हो गया, अम परे हो गया आपका ये, और क ये क्या हो गया? खय में आ गया। तो अम परक खय आपको मिल गया कि नहीं? यस, मिल गया। तो अम परक खय के परे रहते क्या हो जाता है? अम परक खय मिल गया, को का ओ। ओके, ये अम परक खय के परे रहते पुम के मां को रू कर देना है।
रू का क्या शेष रहता है? रू का मतलब ये रू कर देना है आपको, ये अनुनासिक है, उकार की जी। संज्ञा हो जाती है, र शेष रहता है मात्र। तो क्रिया कल की तरह है, हम उसको यथावत देखेंगे, ठीक है जी? जी जी। तो र शेष कर दिया तो स्थिति हो गई पूरा कोकिला, कोकिला। है ना, रू का बचेगा रा, पूरा कोकिला। अब क्या हुआ? अब ऐसी स्थिति होने पर वही आपको दो सूत्र लगाने हैं, कल आपने पढ़े थे, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा और अनुनासिकात् परो नुस्वारा। ये दो सूत्र अपनी किताब को बगल में रख लीजिएगा, उसे अवलोकन करें। कल हमने क्योंकि ये पढ़ाए थे आप, ठीक है? सूत्र कौन है? अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा अनुनासिकात् परो नुस्वारा। सूत्रों के अर्थ क्या है? सूत्र कहता है कि इस रू प्रकरण में पहला वाला सूत्र, रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक होता है। रू से पूर्व को कहो या फिर कहो केवल के पूर्व वर्ण को अनुनासिक होता है, ठीक है? तो इस रू प्रकरण में तो आपने ये रू प्रकरण चल रहा है, तो रू से पूर्व वर्ण कौन है? पू का उ, उसको अनुनासिक कर दिया तो पू र कोकिला पहला। और दूसरा पक्ष अनुनासिकात् परो नुस्वारः। सूत्र को स्मरण रखना, कल ही पढ़ाए हैं, ठीक है जी। तो दूसरा रूप क्या, उससे क्या हो जाएगा? अनुनासिकात् परो नुस्वारः, अर्थात अनुनासिक पक्ष को छोड़ करके एक दूसरे पक्ष में क्या हो जाता है? अनुस्वार कर देता है। तो अनुस्वार कर दिया, अनुस्वार करने से ये वाला उम र कोकिला, ठीक है जी। अनुनासिक और अनुस्वार पक्ष कर लिए। अब आपका जो र है र, उस र को क्या करना है? आपका एक सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीय, विसर्ग हो जाएगा, है ना? जी। खर और अवसान के परे रहते, तो अवसान तो यहाँ नहीं है, खैर खर परे है, तो खर के परे रहते पदांत जो रेफ होता है उसको विसर्ग कर देता है। तो पदांत रेफ को विसर्ग कर दिया, विसर्ग कर दिया तो स्थिति क्या बन गई? ये वाली कोकिला, ठीक है? कोकिला, दोनों पक्षों में विसर्ग करना है, कोकिला। अब इसके बाद आपका एक वार्तिक था, कल आपने जो पढ़ा था उसी सूत्र में खरवसाने और विसर्जनीय में समपुम कान को वक्तव्य, क्या कहता है ये वार्तिक? सम पुम और कान संबंधी यदि विसर्ग हैं, कान शब्द संबंधी यदि विसर्ग हैं, तो उनको क्या करता है? सकार करता है। तो ये कल तो आपने सम संबंधी विसर्ग पढ़े थे, मतलब सम संबंधी जो है विसर्गों को सकार किया था। आज आप पुम संबंधी विसर्गों को सकार करने जा रहे हो, ठीक है? तो पुम संबंधी विसर्गों को आपने क्या कर दिया? स कर दिया। स करने से स्थिति क्या बन गई? पूस पूस कोकिला, पूस कोकिला। आपने वर्ण सम्मेलन कर दीजिए अभी, तो आपका रूप क्या बन के सिद्ध हो जाएगा? पुंस कोकिला, है ना? पूंस कोकिला और पुंस कोकिला, ये दो रूप आपके बन जाएंगे। ओके, ये दो रूप आपके यहाँ बना दिए गए हैं। अर्थात इसी सूत्र के उदाहरण थे, यह सूत्र आपका पूरा हो गया जी। अब एक दूसरा सूत्र पढ़ते हैं, नश्चव्य प्रसाद। ये सूत्र भी क्या करता है? रू करता है। किसको करता है? तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि यह सूत्र ऐसा है जो ज्यादा जगह रू करता है। उन दो सूत्रों की अपेक्षा इसका क्षेत्र व्यापक है, नश्चव्य प्रसाना का, जी, है ना? इसका रू बहुत जगह होगा और इसका रू आपकी किताबों में भी, संस्कृत की पुस्तकों में बहुत मिल जाता है। इस नश्चव्य प्रसाना को थोड़ा समझदारी से पढ़िए। सूत्र क्या कहता है? अम परे छवि, देखो वही भाषा यूज की जा रही है, अम परे छवि। इसका अर्थ क्या होगा? ऐसा छव जिससे कि अम परे हो जी। तो क्या हो जाता है? नान्त पदस्य, नान्तस्य पदस्य, नान्त पद को क्या हो जाता है? रू हो जाता है। न तो प्रसान शब्दस्य, तो प्रसान शब्द में भी हालांकि न है, लेकिन वहां पर ये रू नहीं करेगा, ठीक है जी। न तो प्रसान शब्दस्य, उसको ये रू नहीं करेगा, इसने निषेध कर दिया, क्योंकि सूत्र में क्या था? नश्चव्य
न छव्य प्रसान, छवि प्लस अप्रसान, छवि प्लस अप्रसान, अर्थात प्रसान शब्द को छोड़ करके लगेगा, प्रसान शब्द के लिए निषेध है सूत्र में। इसका हमने डायग्राम थोड़ा बना दिया है आप लोगों के लिए कि नान्त पद, ये वाला जो डायग्राम है ना ये इसी का है कि नान्त पदम, नान्त पद हो उसको क्या क्या कर देता है ये सूत्र, रू कर देता है, रू कर देता है ना, रू कर देता है, मतलब वो रू का र शेष रह जाएगा, ये हमेशा याद रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, नान पद को रू हो जाता है कब, अंपरक छप परे हो, अंपरक छप या इसको ऐसे कह लो कि छब प्रत्यार हो पहले, छब प्रत्यार का वर्ण, उसके बाद हो अम प्रत्यार का, हम बाद में हो। तो छब का मतलब हो गया छ ठ थ च ट त, इतने वर्ण आएंगे और उसके बाद अम होना चाहिए। बात आ गई ना समझ में जी। तब आपको क्या करना है, नान्त पद को रू कर देना है। ओके, क्लियर हो गई बात, आगे चलते जी। अब इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है ये चक्रिंत्रायस्व। आइए, अभी तक आपने क्या किया, दो जगह पर कोमा खय्यम परे से मां को रू किया, उससे पहले समासुटी से सम के मां को रू किया। आप पहली बार क्या करने जा रहे हो, न के स्थान में रू करने जा रहे हो। जी। ध्यान दीजिए, आपने मां को रू किया और क्या कर रहे हो, अब न को रू करने जा रहे हो, ठीक है जी। क्लियर रखना, ठीक है। हम नान्त पद है, चक्रिन यस है, चेक कैसे करेंगे ये पद संज्ञक है या नहीं। पद संज्ञक के लिए आपको ये करना है कि चक्रिन शब्द संबोधन का रूप है सुबंतों में, अतः ये क्या है, पद है सुबंत होने से, ठीक है जी। तो नान्त पद को क्या हो जाता है, रू हो जाता है, रू हो जाता है। तो पूरे पद को ना होगा बल्कि अलुंत्यब्स की सहायता से केवल नकार के स्थान में होगा ये, ठीक है, क्योंकि पद संज्ञक तो चक्र ना उसको नहीं होगा बल्कि नकार को होगा। पर क्या होना चाहिए परे, तो सूत्र में लिखा था अम परे छवि, अम परे छवि की व्याख्या क्या है कि पहले छब हो, ऐसा छब जिससे अप्रत्याहार पर में हो। तो आइए त्रायस्व में चेक करते हैं, पहले ता है और फिर र है, त्रा, तो पहले छब प्रत्याहार में आ गया ता, ओके जी, और अम प्रत्याहार में आ गया र, जी। ये आपको जगह जगह चेक करना है जब आप इस सूत्र को लगाओगे, तो अम परे छवि है या नहीं, सूत्र की पूरी शर्तें है और चेक अम में र है ना, आपता और रा मिलके त्रा बनता है ना, जी जी जी। तो इसलिए आपने चेक कर लिया जी, अंपरक छब है, यस, नान्त पद है पूर्व में, यस नान्त पद पूर्व में। तो अब आपको क्या करना है, ना के स्थान में केवल क्या करना है, रू कर देना है, रू का र बचेगा, स्थिति हो जाएगी चक्रिरत्रायस्व, ठीक है जी। उसके बाद वही करो, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तूबा और अनुनासिकात्परो अनुस्वार, ये दो सूत्रों को याद रखना, रू से पूर्व वर्ण को एक बार अनुनासिक और एक बार अनुस्वार, तो रू से पूर्व वर्ण है यहाँ पर ई, तो एक बार आपने उसे क्या किया, अनुनासिक किया और दूसरी बार उसे अनुस्वार कर दिया, ठीक है, अनुस्वार आगम हो गया इधर ये, तो इस क्या स्थिति बनी, चक्रिर और चक्रिर त्रायस्व। अब फिर क्या करना है आपको, खरवसाने और विसर्जनीय, क्योंकि आगे जो त्रा का ता है ना यहाँ, जी, वो खर प्रत्याहार में आ जा रहा है, विसर्जन, जी विसर्ग हो जाएगा, हर बार चेक कर लेना, ये विसर्जनीय से नहीं, खरवसाने और विसर्जनीय, पहले जो जी सूत्र जी, पढ़े खरवसानी और विसर्जन, खर परे रहते या फिर अवसान पर में हो तो क्या हो जाता है, पदांत रेफ को विसर्ग हो जाता है, जी, तो पदांत र है वो विसर्ग बन जाएगा, जी। तो यहाँ पर चूंकि न पद के अंत में था तो उसके स्थान पर जो जो हो रहा है वो सब पद के अंत में ही है, जी जी, तो र पद के अंत में आ गया, इसको कर दिया क्या, विसर्ग, विसर्ग कर दिया तो चक्रित्रायस्व चक्रित्रायस्व, ओके, इस प्रकार का रूप बनेगा। अब क्या करना है, अब ये जो विसर्ग ना तो सम संबंधी है, ना पुम संबंधी है, ना कान संबंधी है, अतः आपका समपुम का नाम सो वक्तव्य वार्तिक नहीं लग सकता था, जिसे आपने कल पढ़ा था,
ठीक है, इसलिए क्या किया, इसलिए एक सूत्र है, ये सूत्र लगेगा विसर्जनीयस्य सः। क्या सूत्र है ये? विसर्जनीयस्य सः। इसकी वृत्ति में केवल इतना लिखा हुआ है खरी, तो पूरा अर्थ कैसे आपको निकालना है? विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य का मतलब है विसर्गस्य। आप विसर्जनीय कहो या विसर्ग कहो, एक ही बात है, भेद नहीं। होने पर आप उसे विसर्जनीय से कहो या विसर्ग से कहो, विसर्गस्य सः, विसर्ग को क्या हो जाता है? स हो जाता है। स हो जाता है। पर कब? खरी, खर बाद में हो तो खर परे रहते, तो पूरा सूत्र का अर्थ बन गया कि नहीं? जी कुछ बन गया। सूत्र से कुछ वृत्ति से मिला करके, तो यही है, विसर्गों को सकार हो जाता है खर के परे रहते। तो इसका डायग्राम ये है, आपको शायद समझ में आ भी गया होगा। ये विसर्ग है, ये विसर्ग स में बदल जाएंगे कब? इनके बाद खर प्रत्यार होना चाहिए। तो विसर्ग बदल गए किसमें? तुम्हारे स में, तो दोनों पक्षों में बदलेंगे तो रूप आपका ये बन जाएगा। विसर्गों को सा करना है मात्र, चक्रिस्त्रायस्व चक्रिस्त्रायस्व, ये दो रूप इसमें दिए हुए हैं। रहे बात आ गई समझ में? जी। चक्रित्राय चक्रित्राय, ओके, ये भी दो रूप बन गए। अब क्या है, अब कुछ बातें चल रही हैं, क्योंकि सूत्र में आया था नतु प्रसान शब्दस्य, कि प्रसान शब्द में नश्चब्य प्रसाना नहीं लगेगा। जी। तो जैसे उदाहरण बताओ, कि उदाहरण ये है कि प्रसान प्लस तनोति, इसको देख लेना प्लस अलग अलग करके, प्रसान प्लस तनोति, यहाँ पर प्रसान शब्द है, चूंकि उसका नकार है, प्रसान शब्द का नकार, तो नान्त पद तो है प्रसान, और उसके बाद तनोति जो है क्या है? अम्परक छव भी है। तनोति क्या है? अम्परक छव। अम्परक छव है, ऐसा जो है छव जिससे कि अम्परे है, क्योंकि त के बाद है अ। लेकिन फिर भी ये सूत्र यहाँ इसलिए नहीं लग पाएगा, सभी इसकी शर्त होने पर भी, कि ये प्रसान अप्रसान अर्थात प्रसान शब्द के लिए निषेध किया गया है। होगी बात क्लियर? जी। अतः यहाँ नहीं लगेगा सूत्र, तो यथावत मिला दो, प्रशांत तनोति का प्रशांत तनोति ही बनेगा। चलिए, अब क्या है, कहा पदस्येति किम, ये क्यों कहते हो कि पदांत नकार को ही अम्परक छप के परे रहते रू होता है। क्या लिखा था सूत्र में? पदांतस्य, वो नान्तस्य पदस्य, ये लिखा था कि वो नान्त पद होना चाहिए। तो क्या पद संज्ञक होना क्यों जरूरी? पद संज्ञा की बात क्यों कह रहे हो? कि भैया ऐसी बात है कि एक ये है हंती प्रयोग, हंती का क्या आपको संधि विच्छेद करना है? हन प्लस ती। ओके जी। अब यहाँ पर आपको पता है सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, तो पद संज्ञा क्या है? इस पूरे की है, ठीक है ना? जी। लेकिन हमारा जो नान्तस्य पदस्य अर्थात नान्त पद होना चाहिए। हंती में क्या है कि जो पद संज्ञक है वो नान्त नहीं है, अर्थात केवल इसकी थोड़ी ना पद संज्ञा है, इसकी हन मात्र की, क्योंकि तिगंत की पद संज्ञा होती है, तो पद संज्ञा कहां तक है? ती तक है पूरी, हन प्लस ती तक पूरी, ठीक है? तो क्या होगा, ये जो है हन है, ये जो है नान्त पद, नान्त तो है हन, लेकिन वो पद नहीं है, क्योंकि पद संज्ञा किसकी होती है? पूरे की, हनती पूरे की पद संज्ञा है, हंती पूरे की, है ना? तो यहां पर ये हंती में क्या है? न पद नहीं है, न क्या नहीं है? पद नहीं है, तो नान्त पद को ही रू होता है, अतः हंती में नान्त पद को रू वगैरह कुछ नहीं होगा। हम परक छब भले ही बना रहे कुछ भी, है ना? तो हंती यथावत रह गया। तो इन दो जगह सूत्र क्यों नहीं लगा? यहाँ तो प्रशांत शब्द था, और हंती में क्या था? ये जो है नकार जो है मतलब नान्त पद नहीं था, यहाँ पर जो नान्त है वो पद नहीं, ठीक है? तो ये दो प्रत्युदाहरण भी आपने समझ लिए कि जहां पर ये सूत्र नहीं लगा है। ओके, अब ये सूत्र का जो विषय होता है वो पूरा हो गया।
अब हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ सिद्धि देखते हैं, इनको कैसे संस्कृत में लिखना है और अन्य उदाहरण क्या है, इस सब को भी आप देख लें। रूपलेखन प्रकार है ना, कैसे लिखना है, चक्रिन प्लस त्रायस्व इत्यत्र नश्चव्य प्रसान इति नस्य ऋत्वे अनुबंध लोपे है, और पूर्वस्य अनुनासिके और पक्षे अनुस्वारागमे और खरवसाने और विसर्जनीय इति रेफस्य च विसर्गे कृते और विसर्गस्य और विसर्जनीय स इति सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने सकारे कृते। तो क्या सिद्ध हो जाएगा, चक्रिस्त्रायस्व चक्रिस्त्रायस्व इति रूपद्वयम् सिद्ध, ये दो रूप सिद्ध हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। और जो बात बताई थी आपको अप्रसानिति किम पदस्येति किम, ये दो वाली किम किम जो आई थी, इनका क्या है, वही लिखा है कि नश्चव्य प्रसान इति सूत्रेण प्रसान शब्दस्य नस्य ऋत्वं न भवति, अतः अप्रसान इति उक्तं सूत्रे। यदि सूत्रे अप्रसान इति निषेधः न भविष्यत् तदा तु प्रसान तनोति इत्यत्रापि नस्य ऋत्वापत्ति आपतिष्यति। और यदि पदान्तस्य इति न उच्येत तो अपदान्तस्यापि अर्थात हंति इत्यत्र नस्य ऋत्वापत्ति भवे, ना को भी रू होने लग जाएगा यहाँ पर। तो ये दो प्रत्युदाहरण थे जहां पर सूत्र नहीं लगा, किस कारण से, एक जगह तो प्रसान शब्द साक्षात पठित था, दूसरी जगह जो नाम थे वो पद नहीं, इसलिए सूत्र नहीं लगा। तो मित्रों, जैसा मैंने कहा था, आपका जो ये नश्चव्य प्रसान सूत्र है, इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, बहुत जगह लग सकता है, तो इसके उदाहरणों पर दृष्टि डालते हैं। पंतोला जी देखिए इसके उदाहरण कैसे है। देखो, विद्वान प्लस चरति, तो विद्वान पदांत नकार है या नहीं, ये है, क्योंकि विद्वान विद्वांसो विद्वांसा ये रूप चलते हैं ना, एक विभक्ति का रूप होना चाहिए, तो पदांत नकार है। अच्छा, अम परक छव है कि नहीं, तो पहले छव को ढूंढो, छव का मतलब क्या हो गया, छ ठ थ च ट, तो च आ गया सबसे पहले, और च के बाद अम प्रत्यार है कि नहीं, अम प्रत्यार का अ है, च चरति, तो मतलब सूत्र फिट हो गया। तो क्या हो जाएगा, वो सब पूरी घटना हो जाएगी, क्या, ना को हो जाएगा रू जी। अरे यहां तो और एक चीज बढ़ गई, ठीक है ना, एक चीज और बढ़ जाएगी, चलो वो आपको बताते हैं, समझ में आ जाए यहीं पर, मौखिक तो ठीक है, नहीं लिख देंगे। तो ना को हो गया रू, और रू का बचेगा र बचेगा, तो विद्वान र चरति, विद्वान र चरति। अब दो पक्ष बनाना, एक तो ये अनुनासिक वाला पक्ष बनाना और एक ये अनुस्वार पक्ष बनाना, अनुस्वार वाला, मैं उन दोनों को बोल दे रहा हूं आप लोगों के सामने। तो क्या होगा, विद्वान रचरति और विद्वान रचरति, ठीक है। अब र को क्या कर देना है, खर परे है चरती का छ, यस खर परे है, तो खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग कर दो रेफ को जी। विसर्ग के बाद ये देखो विसर्ग को स हो जाएगा कि नहीं, आज आपने सूत्र पढ़ा विसर्जनीय से स, खर परे रहते विसर्गों को स होता है, तो चरती का च खर परे है, तो विसर्गों को जो स होगा वो स ये वाला हुआ, ये वाला, यहाँ दूसरा हुआ है, पर यहाँ दूसरा कैसे बदल गया, तो आपको वो संधि ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा। ये जो है चरती का जो च है, अब देखो एक तरफ क्या हो गया, एक तरफ तो ये सकार तवर्ग वाला है, योग योग बन गया इष्टुत्व संधि का, और एक तरफ क्या है, ये चवर्ग है इधर, ठीक है जी जी। एक तरफ एक बार चवर्ग का अक्षर है एक साइड में, और एक साइड में किसका अक्षर है, तवर्ग का। अभी तक तो आप सब जगह यही वाला सा देखते आ रहे थे, जो दंती सा इधर लिखा है, ये आधा सा, पर यहां पर क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा इष्टुत्व, तो ये स किस में बदल जाएगा, ऐसे वाले स में, तालव्य शम।
बात आ गई ना समझ में? जी जी तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का भी आपको मिलेगा, तो देख लो, विद्वांस चरति और विद्वांस चरति, ठीक है। जी ऐसे रूप आपको मिलेंगे विद्वांस चरति, और आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए क्या संधि है, और संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा। आप इसे कैसे अलग कर पाएंगे, सोच लें कितनी तैयारी है। ऐसे ही आपको कहीं मिलेगा कि कसमिस तड़ागे और कसमिस तड़ागे, ऐसा मिल सकता है रूप। तो क्या संधि विच्छेद करना है, कसमिन तड़ागे है ये, है? थोड़ा यहाँ ये गड़बड़ कर दिया है इन्होंने, ये डा को पहले लिखना चाहिए था लेकिन गा को पहले लिख गए, है ना? जी जी हाँ, तो कसमिस तड़ागे होना चाहिए था, है? तो यहाँ पर वही संधि हो गई, जो आपका कसमिन का जो ना है ना, इस ना को क्या कर देना आप, इसको रू कर देना, रू रू का कर र देना। बचाना, और इस खरबसाने विसर्जनीय से उसे फिर विसर्ग बना देना। ओके, कश्मीरी और तड़ागे। विसर्गों को फिर क्या हो जाएगा, वही विसर्जनीय से सह, विसर्गों को सकार हो जाएगा ये वाला। और यहाँ पर तो आगे चूंकि तड़ागे का त है, तो इससे तो संधि नहीं हो पाएगी, यथावत रह जाएगा अपना। तो जी कसमिस तड़ागे ये दो रूप बनाएंगे, दो रूप बन जाएंगे, हैं? ऐसे जी। ही बहुत सारे रूप है, कसमिस चित कश्मीर में ग्रामे, भी यही चल, है? बीच में प्रश्न पूछ दिया, कश्मीर जो हम रूप बनाते हैं ना वो मैं बोल ही रहा हूँ, उसको मैं आपके साथ ही साथ बोल रहा हूँ, जी कसमिस चित ग्रामे। तो कसमिस चित में जो अनुनासिक है वो यही है, यही वाली संधि है। बात आई ना समझ, कसमिन प्लस चित है वहां पर। जी तो अब ये सब देख लेना, अम्परक छब होना चाहिए, जैसे नान्त पद है, तो सब शर्त घट जाएंगी, कर लेना संधि, ठीक है। जी जी ऐसे ही भवान छदमी, तो भवांस छदमी, पटियान प्लस छात्र, तो पटियांस छात्र, यहाँ पर च्युत हो जाएगा यहाँ पर भी। और चुनचुना आगे क्या है, चंचुमान चंचुमा। टिट्टिवा, तो यहाँ पर ष्टुत हो जाएगा क्योंकि टिट्टिवा का टा है, तो चंचुमान टिट्टिवा। ओके, जी इस प्रकार के रूप बन जाएंगे। इस संधि का अभ्यास कार्य भी आपको मिलेगा, आपको इस संधि का आज अभ्यास भी करना है। तो ये आपने आज इतना सारा समझा, पढ़ा। तो इतना ही ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज्यादा क्या पढ़ना जी है, आचार्य जी। जल्दी। आचार्य जी वो कस्मिश्चित तड़ागे वाला जो बताए थे, हाँ हाँ, उसमें वो च के पहले वाला तालव्य शकार ही है ना? कसमिस कसमिस में, कसमिन तड़ागे में तो दंत सा है, और वहां तो कसमिस दंत है। चित होगा तब तालव्य रहेगा, क्योंकि चित्त का च है ना, योग बन हाँ जाएगा। ठीक है ठीक है। तो ये तो होगा संधि ना बहुत महत्वपूर्ण है, इस संधि में अच्छे अच्छे लोग अटक जाते हैं, ध्यान रखना। भैया? हाँ जी, ये नश्शब्द कश्मीर प्रधाना में की संधि ज्यादा होती है। क्या कह रहे बताइए? कश्मीर में स्तुत्व के कारण तालव्य हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, है ना, कसमिन प्लस चित, समझ लेना उसे, ठीक है। जी और ये संधि बहुत जगह होती है, इसका अभ्यासकार आप जरूर करना, आपको भेजेंगे ग्रुप में। तो श्याम सुंदर जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, बताइए। जी बड़े भैया प्रणाम। हर हर महादेव। जैसे जस्में उस चित्तक गुंग, वहां भी यही संधि है ना? हाँ, कसमिस चित्तक, वही तो है, कसमिन तो है, कसमिन चित्त। जस्में उस चित्तक गुंग, ज्यायांश चा यस्मिन इत्यादि। वहाँ यही है, यस्मिन चित्तक गुण, जी जी यही है। वहां पर और भी ये है, पूछ रहा, यस्मिन हो या कसमिन हो। हाँ मैं यह पूछना चाह रहा था, हाँ जैसे पूंछ कोकिला हमने बनाया था, हाँ हाँ, ये तो डबल सकार वाला बन सकता है क्या अनाचिचा की सहायता से? हो पूंस को किला अनचीचा से, जी, हाँ बन तो जाएगा। क्योंकि अच से पर यर है और अच पर में भी नहीं है। बिल्कुल बन जाएगा, डबल सकार वाला भी बन सकता है, जी 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 बन सकता है, पर वो वैकल्पिक जी है ना, इसलिए जी जी हाँ, उसको नहीं एक इधर बार दर्शाया, करेगा एक बार नहीं वैकल्पिक करेगा। विधियों को नहीं दर्शाते हैं प्राय, जी और जब जी ज्यादा जी रूप बनाने होते हैं तब दर्शाते हैं। जी 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 जी। चलो प्रणाम अच्छा, बड़े भैया। महादेव महादेव। तो सूर्यकांत जी कैसा लगा? हमेशा के जैसे ही लगा आचार्य जी, अच्छा ही है। तो हल संधि लगभग अब हो चुकी है, अब ज्यादा कुछ शेष नहीं रहा है, अब 2 दिन का पाठ शेष रहा है,
और एक दिन का रहा है थोड़ा एक परिसिस्टम पढ़ाएंगे आपको हल संधि में। हम की बारे में एक नया प्रयोग कर रहे हैं। हम जब जब पढ़ाते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, तब एक नया प्रयोग जरूर करते हैं, हर बार एक जैसा नहीं पढ़ाते। आप इस बार पढ़ रहे हो ना, शायद अगली बार आप कभी पुनः द्वारा से इन विषय पर चर्चा करोगे या द्वारा से पढ़ोगे तो दूसरे तरीके का होगा। ठीक है, अभी आपको दूसरी दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है जी। तो आज फिर यहीं पे रखते हैं। आप लोग भोजन वगैरह कीजिए, आराम करिए भरपूर। ठीक है पंतुला जी? जी भैया। चलो तो अभ्यास करना इसका, हम आपको भेजेंगे। ये संधि बहुत भ्रमित करती है बुद्धि को कि कहाँ ये क्या चीज है ना। अभी तक आप जब संस्कृत पढ़ते होगे मिलती होगी संधि से पाला जरूर पढ़ा है। अच्छा हाँ, एक बात और कहनी थी, आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने हमें जो अपने अपने स्व शास्त्रों से संधियां छांट छांट करके भेजी है, जिसमें मनीष निर्मल जी ने भेजी हैं, मेधा जी ने भेजी हैं, और प्रतिभा जी ने भी भेजी हैं, और किन किन का नाम ले मुझे शायद इतना ही याद आ रहा है अभी, और भी कुछ लोगों ने भेजी हैं। तो आप लोग जो भेज रहे हैं अच्छा है, और साथ साथ में जिस शास्त्र से भेज रहे हैं उसका नाम भी लिखा करें। और अच्छी बात है, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे और भी इसमें अब सुधार होता जाएगा, आपको वो शब्द प्रॉपर समझ में आते जाएंगे। ठीक है जी? तो पंतुला जी करें? ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः।